नमस्कार साथियों, मैं जीतन स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके YouTube चैनल मिशन कलम क्रांति पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे थे ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, ये इसका बेस क्या है? NCERT के क्लास 11 का चैप्टर 9 है ना, उसको बेस लेकर के हम लोग डेप्थ में पढ़ रहे हैं। ये आपको टॉपिक, ये लेक्चर्स जो 4 वीडियो में आपको कवर होगा या 5 वीडियो में कवर होगा, ये आपको यूपीएससी, बीपीएससी और लगभग सभी कम्पिटेटिव एग्जामों में, इसके अलावा बोर्ड के एग्जामों में जो 11th का बोर्ड होगा या 11th का जो क्लास का होता है, या सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सारे चीज़ों में उपयोगी होगा। तो चलिए, हम लोग देख लिए थे पहला वीडियो में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सबसे पहले किसने शब्द का यूज किया, इंग्लैंड में ही पहले क्यों हुआ, ये सारी चीज़ देख लिए थे पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो में उसका 5 की फैक्टर देखे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। आज तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बीच में जो जो गतिविधियां हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा यूरोप की अर्थव्यवस्था में, मेनली ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में, फिर बाद में दुनिया की अर्थव्यवस्था में, लेकिन मेनली यूरोप और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में। तो हम लोग उसको कई पॉइंट पे बात करके देखेंगे कि यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति का यूरोप की या इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम लोगों ने कई ब्रांच में बांट दिया। पहला कि इकोनॉमिकल क्या प्रभाव पड़ा यानी कि आर्थिक प्रभाव, सोशल यानी कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, पॉलिटिकल प्रभाव यानी कि राजनीतिक प्रभाव पड़ा, उसके बाद यूरोपियन थिंकिंग में, यूरोपियन फिलोसफी में क्या बदलाव आया, इन सारे चीजों को हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये देख रहे हैं। पहला मैं आपको क्या बोला कि इकोनॉमिक, आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा यूरोप की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रांति का, या जो औद्योगिक क्रांति है इसका क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक। तो पहला, इसको भी आर्थिक प्रभाव को भी हम लोग कई पॉइंट में बांट करके देखेंगे। पहला देखिए, बूस्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड कॉमर्स, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई, ट्रेड कॉमर्स में भी कई गुना वृद्धि हो गई, प्रगति हो गई। जो औद्योगिक उत्पादन था, जो वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, पहले की अपेक्षा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कई गुना और कई तेजी से बढ़ा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो उसके साथ क्या, व्यापार, ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ेगा, तो बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई, ये आपको देखने को मिला। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट इन कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का विकास हुआ। तो पूंजीवाद क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। कैपिटलिज्म क्या होता है, ये तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में कि जब उत्पादन के साधनों पे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कुछ मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण होता है, यानी कि संपत्ति पे कुछ कम ही लोगों का नियंत्रण होता है, बाकी लोग उसके फैक्ट्री में मजदूर के रूप में या उसके संपत्ति में मजदूर के रूप में काम करते, तो उस व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। इसमें मतलब कुछ व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकतम हिस्सा होता है ना, समाज के कुछ ही लोगों के पास देश के पूरे या दुनिया के सोसाइटी के संपत्ति का अधिकांश हिस्सा होता है। तो आप देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि कुछ ही लोग जो पहले फ्यूडल लॉर्ड्स थे, है ना, भू सामंत थे, वो अब क्या हो गए थे, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। कुछ ही लोग फैक्ट्री लगाएंगे, तो वो लोग, कुछ लोग फैक्ट्री लगाए, मान के चले मैं ही फैक्ट्री लगाया, मेरा फैक्ट्री है, उसमें 50,000 लोग काम कर रहे हैं, मुझे 50 करोड़ रुपया प्रत्येक सालाना इनकम हो रहा है। तो 50 करोड़ में मैं सारे मजदूर को बांटूंगा, 50 लाख मजदूर में मान के चलिए, तो मेरा इनकम इतना हो रहा है, सारा काटने के बावजूद मेरे पास 20 करोड़ रुपया के आसपास में बच जा रहा है। बाकी मैं किसी को 15,000 रुपया दे रहा हूँ मंथली, किसी को 20,000 दे रहा हूँ, किसी को 25,000 दे रहा हूँ, और फिर भी उतना में उसका आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरे पास फिर भी 20 करोड़ रुपया बच जा रहा है। मेरी आवश्यकता 50 लाख रुपया बहुत है, मैं मंथली खर्च उसमें ऐश और आराम की जीवन जी सकता हूँ, फिर भी इतना है मेरे पास। तो ये, और फिर उससे मैं दूसरा फैक्ट्री लगा, फिर वहां से मुझको इतना इनकम आएगा, तो ये सारा चक्र चलता रहता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी कुछ बड़े धनवान लोगों का जमावड़ा हुआ, उन लोगों के वेल्थ में प्रगति हुई, ये इसमें अपने लोगों ने देखा, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का विकास हुआ, कुछ ही लोग पैसे वाले बने और वो अपना व्यापार वाणिज्य बढ़ाते लगे, बाकी लोग जो किसान थे वो सारे मजदूर बन गए, ठीक है। ये आप क्या, आप तीसरा, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या दिखते, क्या प्रभाव, प्रोटेक्शन पॉलिसी शुरू हो जाते इंग्लैंड में और मेनली ब्रिटेन में, यूरोप में मेनली इंग्लैंड में।
प्रोटेक्शन पॉलिसी यानी कि संरक्षण की नीति प्रारंभ हो जाती है यूरोप में। कैसे कि जैसे यूरोप से यानी कि यूरोप में अगर बाहर से कोई बनाया माल आ रहा है तो उस पर हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाता था, यानी कि आयात कर कोई भी माल बाहर से बनाया कर इतना टैक्स ला देता था कि वो यूरोप में क्या है, बाहरी देश का माल जो होता है वो बहुत महंगा हो जाता था। तो यूरोपियन मतलब इंग्लैंड में बने हुए सामान की तुलना में बहुत महंगा हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है लोग उस सामान को नहीं खरीदेंगे। फिर तो इसी के अलावा अगर जैसे कि भारत से बना कपड़ा जाता, तो भारत में भी इंग्लैंड की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी, इंग्लैंड की सरकार थी, तो यहाँ से एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा देता था बड़े पैमाने पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे महंगा। फिर इंग्लैंड में यहाँ से बना अगर कपड़ा वहाँ पे लैंड होता था तो वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देता था, तो और ज़्यादा टैक्स उस पर लग गया, तो डबल टैक्स लग गया, तो बाहरी वस्तुओं को रोका जाने लगा ताकि इंग्लैंड में बनी वस्तुएं वो पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया के मार्केट में छा जाए। तो क्या हुआ, तीसरा हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटेक्शन पॉलिसी प्रारंभ हो जाता है, यानी कि संरक्षण की नीति का प्रारंभ हो जाता है। फिर आप देखते हैं चौथा आर्थिक प्रभाव क्या दिखता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि संपत्ति का असमान वितरण, है ना, धन का असमान वितरण हो जाता है। आप जब देखे थे कॉटेज इंडस्ट्री तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, तो फैक्ट्री तो सारे किसान जो किसान ही करते थे या छोटे छोटे उद्योग चला रहे थे, क्या सबों ने फैक्ट्री लगा लिया? नहीं, जिसके पास पैसा था, कुछ भरे भू सामान, तो जॉब कैपिटलिस्ट हो गए थे, पूंजीवादी हो गए थे, उन्होंने फैक्ट्री लगाया। बाकी लोग तो उसकी फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, खूब उत्पादन करके उसको दे रहे थे, बाकी बदले में उसको जीवन यापन लायक भी नहीं मिल पाता था, मजदूरी वेजेस नहीं मिल पाता था। तो धन को अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर होते गए, बाकी जो किसान थे वो और गरीब होते गए, किसान जो मजदूर हो गए और गरीब से और गरीब होते चले गए, तो ये गरीबी का चक्र और बढ़ता गया। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव हुआ, ये आर्थिक प्रभाव थे सारे 5 पॉइंट में, 4 पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि संपत्ति का असमान वितरण हुआ। तो देखिए आर्थिक प्रभाव क्या था हम लोग देख रहे हैं। अच्छा मिटाते चलते हैं क्योंकि फिर हमको और भी कुछ पॉइंट इसमें लिखना है, तो चलिए। तो ये क्या आर्थिक प्रभाव था इसका, तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम दूसरा प्रभाव इसका देखेंगे, सोशल, है ना, सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा था। ले रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, ठीक, लाइट कट गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, सामाजिक क्या प्रभाव पड़ता है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का यूरोप के समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल, है ना, सोशल यानी कि क्या सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है यूरोप की अर्थव्यवस्था में। यूरोप के समाज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव क्या दिखता है। तो देखिए सामाजिक प्रभाव को भी हम लोग कई पार्ट में बांट करके देखेंगे, है ना। तो पहला देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिटीज एंड प्रॉब्लम्स, नए शहरों का निर्माण होने लगता बड़े पैमाने पे, और जैसे ही शहर का निर्माण होता है उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगते हैं यूरोप के समाज में। कैसे, तो देखिए इंडस्ट्री जो है किसी खास एरिया में लगा, किसी क्षेत्र विशेष में लगा जहाँ पे कोयला लोहा। आप पहला दूसरा वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए, तब ये ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पहला वीडियो और पहला और दूसरा वीडियो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसमें मैंने डेप्थ में सारा चीजें डिटेल बता दिया, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो क्या होता है, तो अच्छा फैक्ट्री जो है किसी खास एरिया में ही लगा, है ना, तो उस खास एरिया में गांव से लोग जाकर के बसने लगे, तो शहर का एरिया क्या है, बढ़ने लगा, जनसंख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, जनसंख्या तो बड़े पैमाने पे बढ़ रहा, लेकिन उन लोगों के रहने लायक उतना आवास नहीं बढ़ा, उतना आवास नहीं बना, पीने का स्वच्छ पेयजल नहीं मिला, भोजन स्वच्छ नहीं मिला, हवा पूरा इंडस्ट्री से निकलने वाले धुआं से पूरे प्रदूषित हो गई थी, तो रहने का ढंग का आवास नहीं, तो गंदी बस्तियों में उनको रहना पड़ता था। स्वच्छ वायु नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री से धुआं निकलता था बराबर। उसके बाद पीने का स्वच्छ पानी नहीं था, और गंदगी, तो और भी कई सारे बीमारियों को जन्म दिया। तो सामाजिक रूप से क्या नए शहर बने, नए नगरों का निर्माण हुआ, उसके साथ कई सारे प्रॉब्लम भी आया। तो सामाजिक बदलाव में समाज में क्या प्रभाव पड़ा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति का, उसमें पहला था कि नए शहरों का निर्माण हुआ और बहुत सारे प्रॉब्लम जन्म लिए उसके साथ ही। तो पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा देखिए क्या, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का प्रवास, है ना, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का पलायन। अब गांव से जनसंख्या माइग्रेट करेगा शहर की ओर, क्यों, क्योंकि पहले गांव में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले क्या थे, छोटे छोटे उद्योग थे, प्रत्येक परिवार का अपना कुछ न कुछ काम था, लेकिन अब तो उनके पास काम बचा ही नहीं,
क्योंकि अब वो सारा काम हाथ से जो होता था, कॉटेज इंडस्ट्री जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग, उस समाप्त हो गए क्योंकि फैक्ट्री से बनने वाला सामान सस्ता होने लगा, वो लोग उसको ज्यादा खरीदने लगे, तो लोग बेरोजगार हो गए और गांव से शिफ्ट हो गए, गांव से जाकर के कहाँ शहर में मजदूर के रूप में काम करने के लिए चले गए। तो जनसंख्या का क्या हो गया, पलायन हो गया। अच्छा देखिए, जनसंख्या का पलायन क्यों हुआ, क्योंकि आप इसी में तीसरा समाज में क्या प्रभाव देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज यानी कि कुटीर उद्योग, यानी कि जो लघु उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे जो प्रत्येक परिवार में चलते थे, वो सब समाप्त हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। क्यों, क्योंकि औद्योगिक मशीन से बनाए जाने वाले माल बड़े पैमाने पर बनाया जाने लगा, वो सस्ता होता था। हाथ से ऑब्वियस बात, एक इस शर्ट ये जैकेट को बनाने में एक दिन 5 लोग मिल करके मेहनत करेंगे तो बनेगा, एक मशीन लाखों बना सकता है एक दिन में। तो इस तरह से तो कॉटेज इंडस्ट्री बर्बाद हो गया। अब देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री के साथ साथ क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली भी तबाह हो गया, टूट गया। कैसे, ये जैसे कि मान लीजिए कोई शर्ट है, ये शर्ट बनाना है मान के चलते, ये शर्ट को बनाने में एक परिवार के लोग, कुछ लोग खेती में कॉटन उपजाते थे, कुछ कॉटन से धागा बनाते थे, कुछ लोग क्या करते थे, उस धागा से क्या कपड़ा बनाते, कपड़ा से फिर कोई लोग डाई करते थे, फिर उसको सील करके कोई लोग बेचते थे। तो सब लोग मिलजुल करके व्यापार बनाते थे और फिर उसको बेचते थे। तो सब लोग मिल करके करते थे, सब लोग को कम्बाइंड इनकम आता था, सब पूरा परिवार ज्वाइंट होकर के काम करता था, तो ये चलने लगा, चलता था इस तरह से। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो कॉटेज इंडस्ट्री तबाह हो गया। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग समाप्त हो गया, तो सबका काम समाप्त हो गया। तो परिवार के एक लोग चले गए बाहर दिल्ली पर खटने के लिए, मतलब इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ का कोई शहर चला गया, दूसरे लोग कहीं और चले गए, तीसरे लोग कहीं और चले गए। तो ज्वाइंट फैमिली वाला जो सिस्टम था वो टूट जाता है, उसके जगह क्या आता है, न्यूक्लियर फैमिली, है ना, हम पत्नी और बच्चे, ये वाला सिस्टम यूरोप में, अब तो यूरोप में कॉमन चीज है, हमारे यहाँ भी ये न्यूक्लियर सिस्टम डेवलप होने लगा। तो आप देखिए क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन देख लिए, सामाजिक प्रभाव, उसी के साथ कॉटेज इंडस्ट्री में देख लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सामाजिक प्रभाव में 4 देख लिया। अब 5वां प्रभाव देखिए क्या पड़ा समाज में, इमरजेंस ऑफ न्यू क्लासेस, है ना, समाज में न्यू वर्गों का प्रादुर्भाव। इमरजेंस ऑफ न्यू क्लासेस यानी कि समाज में नए नए वर्गों का उदय हुआ, नए नए वर्ग बने। कब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। कैसे, आप देखेंगे पहला क्या होता है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, है ना, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, यानी कि जो जमींदार थे सामंती व्यवस्था के समय में, वो अब क्या हो गए, कैपिटलिस्ट, है ना, पूंजीवादी हो गए, कैपिटलिस्ट बन गए, कैपिटलिस्ट। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, है ना, भू सामंत थे, वो अब क्या बन जाते हैं, कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, पूंजीवादी बन जाते हैं। इसके अलावा जो अभी किसान थे, है ना, जो आप पढ़े थे 7 चैप्टर याद करे क्लास में पढ़े होंगे, है ना, पीजेंट्स, जो किसान थे, पीजेंट्स मतलब किसान, जो किसान थे वो क्या बन जाते हैं, वर्कर, लेबरर बन जाते हैं, वो मजदूर बन जाते हैं, मजदूर, वर्कर यानी कि मजदूर बन जाते हैं। तो नए वर्गों का प्रभाव, तो 2 नए वर्ग, एक क्या था, पूंजीवादी, है ना, एक क्या था, पूंजीवादी बना, ये लिख देता हूँ, पूंजीवादी वर्ग उत्पन्न हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। पूंजीवादी वर्ग कौन, कि जो व्यक्ति जो फैक्ट्री लगाता था, सैकड़ों लोग से काम करवाता था और लाभ कम मात्रा में उन लोगों को आवश्यकता से कम ही देता था, बाकी अपने इकट्ठा करता था। एक वो व्यक्ति जो किसानी उसका छिन गया, छोटे छोटे उद्योग समाप्त हो गए, तो अब वो क्या हो गया, उसी पूंजीवादी के जो फैक्ट्री है उसमें काम करने लगा। मतलब एक और आया, एक और नया वर्ग डेवलप हुआ, एजुकेटेड मिडिल क्लास, है ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो देखिए एजुकेटेड मिडिल क्लास, पहला वर्ग पूंजीवादी डेवलप हुआ, जिसने पूंजी लगाया, बड़े सारे फैक्ट्री बनाया, मशीन खरीदवा करके लगाया। दूसरा वर्ग जो मजदूरी इसमें करता था, लेकिन उस दोनों के बीच में एक पुल का काम, पूरे चीजों को मैनेज करने का काम देखने वाला भी एक नया वर्ग डेवलप हुआ, जिसे क्या कहते हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास, शिक्षित मध्यम वर्ग, है ना, पढ़ा लिखा जो मध्यम वर्ग का डेवलपमेंट हुआ, जो क्या करता था, पूरे इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को जो है वो मैनेज करता था, लेबर को कितना पैसा देना, किसको कहाँ रखना, कौन फैक्ट्री कहाँ चलेगी, किसका प्रोडक्शन कितना, वो सारा हिसाब किताब रखने वाला एक नया मिडिल क्लास डेवलप हुआ, जिसको हम लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास कहते हैं। तो समाज, यूरोप के समाज में क्या प्रभाव देखने को मिला आपको, कि एजुकेटेड में 3 वर्ग डेवलप, पूंजीवादी वर्ग,
मजदूरवाद, जो किसान से बदल गया मजदूर में, पूंजीवादी जो सामान्य से पूंजीवादी हो गया, तीसरा एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो ये समाज में 3 नए वर्ग का डेवलपमेंट हुआ यूरोप के सोसाइटी में, है ना, जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट देखते थे। तो चलिए आप सोशल डेवलपमेंट जो था, सोशल इम्पैक्ट था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ यूरोप में, मेनली इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति था, उसको हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो देखिए इसको मिटाते चलते हैं ताकि आगे जगह बन जाए, कुछ और भी लिखना पड़ जाएगा। अच्छा, अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, राजनीतिक प्रभाव, तो उसको भी हम लोग कई कैटेगरीज में, कई पॉइंट में बांट करके देखेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। तो देखिए पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। किसके फलस्वरूप, किसके प्रभाव के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद, है ना, हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं, उपनिवेशवाद, और इसको इंपेरियलिज्म को साम्राज्यवाद कहते हैं, साम्राज्यवाद, इसका विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ। कैसे बताता हूं, देखिए फैक्ट्री में, इंडस्ट्री को चलने के लिए क्या चाहिए, बड़े पैमाने पे रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए बड़े पैमाने पे। जब वो कच्चा माल से प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको बड़े पैमाने पे बेचने के लिए बड़ा मार्केट चाहिए। तो ब्रिटेन तो एक छोटा सा पन्नी सा मुट्ठी भर का देश है, हमारे बिहार से भी छोटा है, बिहार से भी कई गुना छोटा है, आधा भी नहीं होगा उसके इतना, पॉपुलेशन में भी, एरिया में भी बहुत छोटा है। आप उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया तो उसके जमीन तो ऑलरेडी कम है, जनसंख्या तो और ज्यादा कम है, तो वो कहाँ से लाएगा कच्चा माल, फिर जब बना भी लाएगा कच्चा माल तो उसको बेचेगा कहाँ से। तो उसने क्या करा, बहुत सारे देशों को गुलाम बनाना शुरू करा, अपने अंडर में लेना शुरू करेगा। हम जैसे कि हमारा भारत उसी के अंडर में था, पाकिस्तान तो हमसे ही निकला, हमारा बेटा हुआ, फिर बांग्लादेश तो हमसे ही निकला, मतलब भारत को कंट्रोल किया। फिर इसके बाद आपको श्रीलंका ले लीजिए, म्यांमार लीजिए, मतलब बहुत सारे देशों को गुलाम बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो उसे ही क्या करा, कहा गया कॉलोनियलिज्म, यानी कॉलोनियल उपनिवेशवाद वह सोच है जिसके तहत क्या, कोई ताकतवर किसी कमजोर देशों पे क्या नियंत्रण स्थापित कर उसका शोषण करता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, वहां के संसाधनों का भी, वहां के लोगों का भी। और समाजवाद वही है कि अपने राज्य को बढ़ाना। तो पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद का विकास हुआ, बड़े पैमाने पे बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया जाने लगा, किस लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, है ना, और बने हुए माल को बेचने के लिए, मार्केट बनाने के लिए, साम्राज्यवाद मतलब अपना राज विस्तार करने के लिए। तो ये सारे चीजें हुई, इसका एक इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट आपको क्या देखा, इंक्रीमेंट इन वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब जो इंग्लैंड की सरकार थी उसके काम और जिम्मेदारियां में, उत्तरदायित्व में वृद्धि हो गया। कैसे, तो देखिए बहुत सारे फैक्ट्री बने, तो फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर आए, लोग सब काम करे, महिलाएं बच्चे इनसे ये सब काम करने लगे, तो उद्योग और अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। तो उन लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी होने लगी। तो सरकार उन सबके लिए कई सारे प्रोविजन की, कई सारे बाद में एक्ट लाती है, कंपनी को रेगुलेट करती है, जो भी फैक्ट्री सब है उसके लिए कई सारे नियम कानून लाती है। हालांकि वो नाम मात्र का रहता है, इम्पैक्ट ज्यादा डालने वाला रहता है, आगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर भी कुछ हद तक उसका, जैसे कि पानी की व्यवस्था करना है, नाले की व्यवस्था करना है ताकि गंदगी कम हो, कम लोग बीमार पड़ते, इन सब चीजों में उसका डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा तो ये सारी चीजें, हाँ, तो पॉलिटिकल चेंजेस में आपको मेन आपको कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म में क्या होता है, डेवलपमेंट आता है। चौथा जो बदलाव आपको दिखने को मिलता है क्या है, आपको इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन थिंकिंग, यानी कि यूरोप का जो सोसाइटी था उसके फिलॉसफी में, उसके सोच में अब बदलाव आने लगा। क्योंकि देखिए औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी व्यवस्था को लाया। पूंजीवादी व्यवस्था क्या था, शोषणकारी व्यवस्था था, एक्सप्लॉयटेशन से फुल व्यवस्था था। इसमें मजदूरों का व्यापक शोषण किया जाता था, गंदे कंडीशन में उसको रखता था, स्वच्छ खाना पानी कुछ नहीं, वायु भी नहीं मिल पाता था, कम मजदूरी में अधिकतम काम करवाया जाता था, बहुत शोषण किया जाता था, अमीर खाली अमीर होता जा रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था।
तो उसी यूरोप के समाज में बहुत सारे थिंकर आए, जैसे कि आप लोग रूसो का नाम सुने होंगे, बेंथम का नाम सुने होंगे। ये लोग आते हैं, ये लोग एक नया थ्योरी देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप क्या होना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए लोगों को। ये जो गुलाम की तरह 14 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काम करवाया जा रहा है, बच्चे महिलाएं से जबरदस्ती काम में नहीं जा रहे, ये शोषणकारी व्यवस्था इसको समाप्त किया जाना चाहिए। व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो काम करे ना करे, लिमिटेड करे, ये व्यवस्था आती है। एक सोशलिज्म, समाजवाद का विकास होता है। समाजवाद ये तो बड़ा टॉपिक है, हमें शॉर्ट में समझा। तो समाजवाद समझिए वह कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि संपत्ति का जो वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, लोगों को जरूरत के हिसाब से चीजें दी जाए, वही समाजवाद है। इसका थोड़ा सा एक्सट्रीम रूप, जिसका थोड़ा सा तगड़ा रूप है, कठोर जो रूप है, वो कम्युनिज्म आ जाता है, साम्यवाद आ जाता है। तो समाजवाद क्या कहता है कि भाई जितना पूंजी वाला भले उतना पैसा कमाओ, उससे ज्यादा पैसा लो टैक्स के रूप में या अन्य रूप में, और जिस गरीबों है उसको भी उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजें दी जाए। तो समाजवाद ये कहता है। तो समाजवादी सोच का विकास हुआ, सोशलिज्म का सोच हुआ। सोशलिज्म मतलब आसान बात है ना भाषा में कि बड़े पूंजीपतियों से टैक्स के रूप में ज्यादा पैसे लेकर के जो समाज का वंचित तबका, उसके बेटरमेंट के लिए, उसके भलाई के लिए उस पैसे को लगाया जाए। सरकार क्या करे, संपत्तियों को कंट्रोल करे, उत्पादन के साधनों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे अधिकांश हिस्सा किसका हो, सरकार का हो। ये समाजवादी सोच करते हैं, ना कि व्यक्ति का हो, ये सोशलिज्म कहते हैं। अच्छा, इसी के साथ कार्ल मार्क्स, वही क्या बोले, सोशलिज्म का ही एक्सट्रीम पॉइंट क्या, कम्युनिज्म, साम्यवाद, उसके बहुत बड़े समर्थक और प्रवर्तक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, है ना, नाम सुने होंगे, कार्ल मार्क्स है ना। ये आपको एक अपना बुक लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, नाम ही सुनेंगे, बस आपको याद रखना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स का है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम से क्या एक बुक लिखते हैं। इसमें थ्योरी ऑफ मटेरियलिस्टिक सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद का भौतिकवादी व्याख्या ये करते हैं आपको, है ना। ये जो थे कार्ल मार्क्स भाई साहब, ये क्या कहते हैं, समाजवाद की भौतिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि ये कहते हैं कि अब यूरोप की सोसाइटी जो है क्या, मतलब वेल्थ, कुछ लोग ही सारी संपत्ति को कंट्रोल कर रहे हैं, सब भौतिकवादी है, ऐसा आराम की जीवन जी रहे हैं, बाकी लोग क्या है, गरीब भुखमरी से मर रहे हैं, अन्य चीजें हैं। तो सब मजदूर एक, दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा यही कार्ल मार्क्स देते हैं, सब मजदूर एक हो जाएंगे, पूंजीपति लोग जो मुट्ठी भर है 1% से भी कम है, उसको अटैक कर लेंगे, उसकी संपत्ति को ले लेंगे, और सारे चीज वो लोग आपस में ही क्या करेंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, राज नाम का सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि सामने बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो अब क्या होता है, इस सब चेंजों के बाद कहता है इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन थिंकिंग, यानी कि समाजवाद, साम्यवाद, कम्युनिज्म, इन सब सोचों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो कार्ल मार्क्स का मैंने चर्चा कर ही लिया, तो ये कार्ल मार्क्स ये सारी चीजें करते हैं। तो ये सब चीजें थी। एक और सबसे बड़ा प्रभाव आपको जो दिखता है, इसके करके बस यूरोप की सोसाइटी में महिलाएं और बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ा, उस टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं, फिर जाकर के इस टॉपिक को हम आज कंक्लूड करेंगे। तो फिर लास्ट में हम कंक्लूजन बन जाता है कि क्या एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वाकई औद्योगिक क्रांति कहा जाना चाहिए या कुछ और था। तो इन चीज को करके इस औद्योगिक क्रांति का जो सीरीज है ये समाप्त हो जाएगा। आप इसको ढंग से सुनेंगे, देखेंगे, घर पे नोट्स बनाएंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो और अब ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। तो अब चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक, एक अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, इसका वुमेन, चाइल्ड और इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव था। वुमेन, इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। आप अगर थंबनेल देखे होंगे वीडियो में, तो मैं एक मशीन में 2 बच्चे चढ़े हुए हैं, देखे होंगे है ना, मशीन में थंबनेल पे। वो क्यों लगाया था मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो औद्योगिक क्रांति का जो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव अगर किसी पे पड़ा, तो महिलाएं, बच्चे, वो तो मजदूर पे, किसान से मजदूर, उस सारे मजदूर पे पड़े, लेकिन सबसे बुरा कंडीशन इस बच्चे का हुआ, उसके बाद महिलाएं का हुआ यूरोप में। कैसे, तो देखिए, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री में बच्चों से काम लिया जाता था। आपको एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग जितने मजदूर होते थे उसमें से 74% बच्चे होते थे 14 साल से कम के थे, 14 साल से कम, बिलो 14 ईयर,
जितने भी मजदूर थे, टोटल मजदूर का 74% 14 साल से कम आए एज के क्या थे, बच्चे थे। उनकी एज क्या थी। मशीनों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बच्चे आसानी से अपने छोटे छोटे हाथों से उस मशीन को घुमा सके या चला सके, कंट्रोल कर सके मशीन को। और बच्चे को इसलिए भी रिक्रूट किया जाता था कि जो सटा कर रखी गई मशीन के बीच से इधर से जो छोटे बच्चे बीच से आ जा करके मशीन को कंट्रोल कर सके, चला सके। बच्चे से 14 से 16 घंटे काम ली जाती थी, महिलाएं और बच्चे सभी से 14 से 16 घंटे। समझ सकते हैं 16 घंटे लोग 8 घंटे काम अभी के टाइम में बहुत हो गया। 8 घंटे काम भी नहीं करता, 6 घंटा लोग काम करता है। 14 से 16 घंटे काम करते हैं। अब समझते ना, बच्चे हैं तो उसको झपकी आएगी, झपकी लगते लगते क्या कई बार बच्चे मशीन में ही दब करके मर जाते थे। तो उससे कोई फैक्ट्री मालिक को कोई प्रभाव नहीं, मर गया, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई सहमति, कुछ मुआवजा नहीं, इस तरह के प्रभाव थे। उसके अलावा कई बार बच्चे का हाथ दब जाता था, हाथ कट जाता था, क्योंकि इतना घंटा सोच लीजिए 14 से 16 घंटा बच्चे से काम लिया जाता था। मतलब अमानवीय तरीका, रहने का कंडीशन में गंदा इलाके में रह रहा, पीने का पानी स्वच्छ नहीं, पूरा गंदा से भरा सोसाइटी है, स्वच्छ हवा नहीं, इससे आप बीमार भी पड़ जाते थे बच्चे बहुत लंबे समय से। तो बड़े पैमाने में बच्चे की मृत्यु भी होती थी। कैसे? एक तो बीमारी से, भूख से, उसके अलावा फैक्ट्री में दब करके। तो इन सारे चीजों से इधर उधर। तो सबसे बुरा प्रभाव को क्या पड़ा? बच्चों पे पड़ा। अब आते हैं महिलाओं पे। तो देखिए, तो ये आ गया इस चीजें। और महिला कहते हैं, महिला से भी 14 से 16 घंटा काम दिया जाता था, है ना। इनको भी सबसे एक महिलाओं को काम करने से एक चीज हुआ कि आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी। कुछ पैसे इनको चलने लगे, कुछ पैसे आए जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट होने लगी। लेकिन फायदा तो बहुत कम हुआ, लेकिन नुकसान कई ज्यादा हुआ, क्योंकि 14 से 16 घंटा इनको फैक्ट्री में काम करना होता था, गंदे इन्वायरमेंट में रहना होता। क्योंकि गाँव से जाकर शहर में, आप मुंबई सलम एरिया देखेंगे, मुंबई गंदी बस्ती, कई फिल्म उस पर बना, बड़ा जो मुंबई शहर है उसके बीच में बहुत पूरे एशिया का सबसे बड़ा सलम है, गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी जिसको कहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में महिलाएं ये सब रहती थी, बच्चे भी रहते थे। 14-16 घंटा काम करके वहां पे जाते, खाते पीते। इसके अलावा महिलाओं को प्रभाव इतना पड़ा कि इनके जो भी बच्चे जन्म लेते थे, मैक्सिमम बच्चे 5 साल से पहले मर जाते थे बहुत सारी बीमारियों के कारण। क्यों? क्योंकि इस बच्चे की माँ गंदी माहौल में, इन्वायरमेंट में शुरू से रही। ये फैक्ट्री में पूरे 14-14, 16-16 घंटा काम करना होता था, और बच्चे जहाँ पलते थे वो इन्वायरमेंट भी गंदा था। तो इनके महिलाएं के बच्चे 5 साल होने से पहले मैक्सिमम बच्चे मारे जाते थे। महिलाएं भी बीमार हो जाती थी, बहुत सारी बीमारी भी साथ में आए, महामारी, कलरा, हैजा, इसके अलावा जो मलेरिया, इस तरह की और अन्य कई सारी बीमारी, उसको हम अलग टॉपिक में करेंगे। मजदूरों की समस्या उसमें देखेंगे। तो ये सारी चीजें थी, इन लोगों के साथ साथ आया। और ठीक है, और फैक्ट्री माइंस में जो कारखाना, जो कोयला का, लोहा का माइंस था, उस माइंस में भी बच्चे और महिला बड़े पैमाने पर काम लिए जाते थे अमानवीय तरीके से, है ना, बहुत कम मजदूरी में। आप ये कहेंगे तो फिर ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते? तो कारण था क्योंकि जो पुरुष मजदूर थे उसको भी इतना ही कम मजदूरी मिलता था, क्योंकि उसके मजदूरी से वो उसका अपना भी पेट ठीक से नहीं भर पाता, तो पूरे परिवार का कैसे भरता। तो इसलिए महिलाएं, बच्चे भी सब मिल करके काम करते थे कि ताकि वो लोग जिंदा रह सके। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हमें तो एक बड़ा सा दिखता कि इतना आर्थिक प्रगति हो गया, लोगों का बदलाव हो गया, लेकिन एक काला सच जो है कि महिलाएं, मजदूर, किसान, उसका जीवन में अंधकार का युग दौर था। उसमें उन लोगों के जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, है ना, बहुत मतलब जितना बुरा समझ सकते उतना समझ ले। फिर बाद में तो इतना गंदा एनवायरमेंट, अनहेल्दी कंडीशन, मतलब डिस्क्रिमिनेटेड वाटर, मतलब पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड एयर, यानी कि प्रदूषित वायु, पानी, इन सब की वजह से उन लोग बराबर बीमार रहते थे और फिर वो मर जाते थे। मजदूरी का रेशियो भी आपको क्या था? मजदूरी भी बच्चे महिलाओं कितना देखिए, 25, 7 और 1 के रेशियो मजदूर था। अगर 25 रुपया मान के चलो, रुपया में कन्वर्ट करते वहां का अलग कुछ करेंसी था। 25 रुपया पुरुष को मिलता था मजदूरी, तो महिला को 7 रुपया, उतना ही है काम का। महिला को 7 रुपया, बच्चे को 1 रुपया मिलता था। तो देखिए, कम मजदूरी भी मिलता था इन लोगों को, और ऊपर से शोषण भी होता था, दमन भी होता। तो महिलाएं, बच्चे, इन सारे पे क्या है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, है ना, जिनकी हालत बहुत खराब रही, है ना। तो क्या फिर इसके बाद यूरोप की सरकार ने कुछ करा कि नहीं करा, है ना? तो बहुत लेट से करती है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, वो भी हंसी आई जैसा करता है, और कुछ एक्ट लाती है। यूरोप की गवर्नमेंट जो है, इंग्लैंड की सरकार
वो कुछ कानून लाते, वो भी देखने के बाद हंसी आती कि ये कानून है क्या, उसे आपको पता चल जाएगा कि कितना बुरा। आप सोच लीजिए जितना बुरा सोच सकते हैं, बच्चे, महिलाओं पे, मजदूरों पे जो प्रभाव पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, आप उतना सोच लीजिए, इतना बुरा हाल में उन लोगों को रहना पड़ा। आप देखते हैं, चर्चा करते हैं अगला। अच्छा, तो क्या सरकार ने कुछ करा? इंग्लैंड की सरकार ने हाँ करा। देखिए तो क्या करते हैं, कुछ कानून लाती है। 1842 में माइंस एक्ट लाती है, ठीक है, क्योंकि खानों में, खान मतलब नीचे से जो कोयला, लोहा, अन्य धातु चीजें निकाली जाती थी, वो माइंस एक्ट लाती है। कौन? 1842 में इंग्लैंड की सरकार लाती है। इसमें ये माइंस एक्ट में क्या कहता है कि 10 साल कम के बच्चे, है ना, 10 साल से कम एज के बच्चे क्या करेंगे? माइंस में काम नहीं कर सकते हैं, और महिलाएं भी माइंस में काम नहीं कर सकती। इस माइंस एक्ट के साथ कानून में रहता है कि 10 साल से कम एज के बच्चे और महिलाएं खानों में, जो कोयला की, लोहा का जो खदान था उसमें काम नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं, देखिए 10 साल से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे, उस पर बैन लगा। इसका मतलब क्या है कि 1842 तक क्या है, 10 साल से कम के बच्चे भी काम करते थे फैक्ट्री में, कोयला पीठी पे ढोना होता था, अन्य और चीजें करते, महिला तो करती ही थी। तो आप सोचिए 10 साल से कम बच्चे कर रहा है यहाँ अभी, तो समझ लीजिए कितना बुरा हाल था। तो इतना वो भी कानून बना दे, सब कोई फॉलो करता नहीं था। इंग्लैंड की जो पूंजीवादी लोग थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योग लगाए थे पूंजीवादी, सब वो लोग कोई फॉलो नहीं। जो इंस्पेक्टर नियुक्त भी किया गया था वो ज्यादातर उसको कुछ पैसा दे करके मैनेज कर लेता था। बच्चे इसके कानून के बावजूद भी माइंस में, फैक्ट्री में 14 से 16 घंटा काम करते थे, फैक्ट्री में तो करते ही थे। इसके अलावा फिर आपको 5 साल बाद 1847 में कानून ला देता है, ये भी रहता माइंस एक्ट, ये भी माइंस एक्ट रहता। इस कानून के तहत क्या कहता है, 18 साल से कम एज के बच्चे और महिलाएं की काम का घंटे अधिकतर 10 घंटे तय कर देता है। देखिए 18 साल से कम एज के बच्चे और महिलाओं का काम का घंटा 10 तय कर दिया था कि आप अधिकतम 10 घंटा ही काम चलेंगे। फिर देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि मतलब 1847 तक 18 साल से कम एज के बच्चे से 10 घंटे से ज्यादा काम दिया जाता था, महिलाओं से भी ज्यादा काम दिया जाता था। यही ना बता, तब ना रोक लगाने के लिए, फिर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो खुद बाद में लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। काम करते आप ही देखिए, मतलब इसका मतलब कि 18 साल के ज्यादा, 18 साल के से ज्यादा एज के लोग जो होंगे उससे 10 घंटे से ज्यादा काम लिया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी यूरोप में जो काफी शोषणकारी थी, जिसने यूरोपीय समाज को बहुत ही बुरे रूप से क्या करा, प्रभावित करा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव था, कितना शोषणकारी रवैया था, किसान जो मजदूर बन गए उनका कितना बुरा हाल हुआ, महिलाएं बच्चे का क्या बुरा हाल हुआ, उसको हम लोगों ने डिटेल में देख लिया, कई पॉइंट में देख लिया। तो अब इस पॉइंट को 2 बार सुनिए, है ना, तो बुक को पढ़िए, ठीक है। तो अब आएंगे, अब जो हम अगला टॉपिक करेंगे कंक्लूजन, एक तो और कि क्या फिर तो ऐसा ही शोषण चलता रहा, मजदूर अपना 14 से 16 घंटा काम, कम मजदूरी में काम, कम पैसे में काम करते रहे, उन लोगों को बुद्धि नहीं आई, जागृति नहीं आई। जो समाजवादी चिंतक सब आए, सोशलिज्म, कम्युनिस्ट आया, उन विचारों का मजदूरों पर भी प्रभाव पड़ा। फिर अलग अलग मजदूर संगठन बनते हैं जो संगठित होकर के अपने अधिकारों की मांग करते हैं, कई सारे आंदोलन होते हैं, फिर मजदूरों की हालत में सुधार होता है। तो उन सारे चीजों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाकई में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उन टॉपिक पे भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इस वीडियो को।